जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी के आपके अपने परिवार में और बहुत ही स्पेशल वीडियो में। यहाँ पर मेरे भाई जैसे हमने कहा था कि आपका पेपर का डेट अब आ गया है यहाँ पर, तो हम रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स आपके यहाँ पर वो ख़त्म करा देंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो आइए चलिए मेरे भाई, उसी सिलसिला में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेंसुरेशन 3D। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन 3D पढ़ने के पहले हम आपको दिखा दें यहाँ पर ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने आपके करा दिए हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल, कंपाउंड, टाइम वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया। इस तरीके से ये सारा सारा टॉपिक जो है ये आपका ख़त्म हो रखा है। और जो बाकी टॉपिक्स भी हैं मेरे भाई यहाँ पर धीरे धीरे हम उसे भी ख़त्म करा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन 2D हमने मेरे भाई पढ़ा दिया था, अब मेंसुरेशन 3D आपका चलेगा और 3D खत्म होने के बाद में फिर तब जो है हम अगले अध्याय पर बढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन 3D का आज पहला क्लास है और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि एक ही क्लास में ख़त्म होगा, इसके मल्टीपल क्लासेस होंगे। हाँ, क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी होगी, 1 घंटे के जगह पे 40 मिनट 45 मिनट इस तरीके से करके, ताकि हम लोग इसको रेगुलर होकर के इसको ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे भाई अभी तक यहाँ पर पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा कर के एक एक चैप्टर तरीके से वहाँ से पढ़ सकते हैं और मेरे भाई यहाँ पर आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम मेंसुरेशन 3D शुरू कर रहे हैं जिसका ये पहला वाला पार्ट है और यहाँ समझते हैं। देखिए, जब मेंसुरेशन 3D की जब बात आती है मेरे भाई यहाँ पर, तो मेंसुरेशन 3D में क्या पढ़ना होता है। 3D का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर में अपनी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। ठीक है, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप में एक 3D ऑब्जेक्ट है। उसके पास में अपनी एक लंबाई भी है, उसके पास में अपनी एक चौड़ाई भी है, उसके पास में अपनी ऊंचाई भी है। ठीक है, 3D से मतलब यहाँ पर क्या आता है, तो 3D से मतलब यहाँ पर जनरली आयतन का आता है, वॉल्यूम का आता है। ठीक है, जिसका आप वॉल्यूम निकाल पाए तो वो एक ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होगा, तो 3D ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को आप मान करके चलिए। ठीक है, तो 3D के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि 3D फिगर क्या होता है और सारी बातें यहाँ बहुत तरीके से बताया गया है। ठीक है, कि सामान्यतः किसी ठोस सतह का क्षेत्रफल दो, मतलब ये 3D के बारे में कि किसी भी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके क्षेत्रफल जो होंगे वो दो तरह के होंगे। एक लैटरल सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक टोटल सरफेस एरिया, बट हमारे लिए उतना भी जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी हम आपको 3D में देखिए, यहाँ पर 3D में आप कितने तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आप समझिए। बेसिकली जो होता है मेरे भाई, जितने भी 3D होते हैं यहाँ पर, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक यहाँ पर बटा होता है मेरे भाई आपका प्रिज्म में। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बटा होता है आपका पिरामिड में। प्रिज्म हो जाएगा एक यहाँ पे और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो दूसरा आपका हो जाएगा पिरामिड में। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अदर ऑब्जेक्ट में। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 भागों में सारा का सारा मामला बटा हुआ रहता है। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म उस फिगर को कहते हैं जहाँ का टॉप और जहाँ का जो बॉटम है मेरे भाई यहाँ पर बराबर हो। ठीक है, इस बात को समझिए। जैसे सिलेंडर एक प्रिज्म है, टॉप और बॉटम बराबर है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो फ्रस्टम भी है। फ्रस्टम को नहीं कह सकते, सेम सरफेस नहीं होता है। तो प्रिज्म में यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिलेंडर है, बेलन है, ये आपका एक प्रिज्म हो जाएगा कि जैसा ऊपर वाला सतह है वैसा नीचे वाला सतह। उसके बाद में ये जो आपका घन या घनाभ होते हैं ये सारे के सारे प्रिज्म होते हैं। जैसा ऊपर वाला सतह मेरे भाई वैसा ही इनका नीचे वाला सतह। ठीक है, लेकिन पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऐसा होता है कि सतह चाहे जैसा भी हो सारे के सारे जा करके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं, तो उसे हम पिरामिड कहते हैं। जैसे कि हमारा कोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सारा पिरामिड का पार्ट हो जाएगा। तो प्रिज्म में मेरे भाई यहाँ पर किसके किसके बारे में पढ़ना होता है ज़रा समझो। तो प्रिज्म में यहाँ पर जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम क्यूब से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब के बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्यूबॉइड आ जाता है। ठीक है, क्यूब को हिंदी में हम घन कहते हैं, इसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेरे भाई सिलेंडर आ जाता है, जो आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, प्रिज्म है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, तो बेलन कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। और हमारे सामने कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और नहीं है जो प्रिज्म है, होगा भी तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पिरामिड में हम किसे पढ़ते हैं मेरे भाई, तो पिरामिड में सबसे पहले कोण यानी हम यहाँ पर शंकु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बच जाता है जैसे कि गोला, यहाँ पर स्फेयर। अब ये स्फेयर जो है ना ये प्रिज्म है ना ये पिरामिड है, ये अदर ऑब्जेक्ट में है। तो यानी यहाँ पर जो गोला हो गया स्फेयर हो गया, और जो अर्धगोला हो गया हेमीस्फेयर हो गया, यहाँ पर आप इसे अदर जगह पर पढ़ते हैं।
ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो इसमें यहाँ पर हमें जो है एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। पहले क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फेयर, फिर हेमिस्फेयर। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और बाद में मेरे भाई सबके जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पर वो लगाएंगे। बहुत तरीके से सबके मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ शुरुआत करते हैं, और किसके बारे में करते हैं, तो क्यूब के बारे में करते हैं। अब क्यूब के बारे में आप मेरे को समझिए। ये क्यूब जो होता है इसे घन कहते हैं। जो आपने लूडो का पासा देखा है ना, तो पासा अपने आप में क्या है, घन है। ठीक है। कितनी उसके फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। एक तरफ 1 लिखा होता है, दूसरी तरफ में 2 लिखा होता है, तीसरी तरफ में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 यहाँ पे। तो जो ये पासा होता है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसके हर एक भुजा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। हर एक फेस जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो मेरे भाई आपके सामने ये जो पासा दिया गया है, इस पासा का कौन कौन सा मान आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके सामने अगर ये पासा है, तो पासा में कुल मिलाकर के 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और तीसरा हमारा हो जाता है पूरा पूरा आयतन। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, पूरा पूरा आयतन हो जाता है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, अगर इसकी भुजा मेरे भाई गुरुजी यहाँ पर ए है, इसकी लंबाई भी ए है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर ये भी क्या है, ए है यहाँ पे। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है मेरे भाई यहाँ पर ये भी क्या होती है, ए होती है। इसीलिए इसको घन कहा जाता है। ठीक है। घन और घनाभ में इतना ही अंतर है कि घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और जो घनाभ होता है उसका लंबाई एल, चौड़ाई भी, ऊंचाई एच तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेरे भाई यहाँ पर समझ लिया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई कितना होता है, तो 4a स्क्वायर होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, लेटरल कह लीजिए, कर्व कह लीजिए, कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर होता है। सिर्फ 4 भुजाएं। लेटरल का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये ग्लास हो गया। ठीक है। अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, ये साइड वाली चीज़ है। ये साइड वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, लेटरल कहलाती हैं। और साइड वाला कर्व एरिया मतलब कर्व एरिया, इस कर्व एरिया में बॉटम के एरिया और टॉप के एरिया को जोड़ दें तो वो टोटल कहलाता है। समझ रहे हैं बातों को लेकर के। तो आप बहुत अच्छे से मेरे भाई ये सारी बातों को कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं वो देखिए कि सर इसका आसपास का मेरे भाई पूरा का पूरा, तो इसका आसपास का कैसे हम कहेंगे, तो मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये आपका क्यूब हो गया। आसपास में कौन सा एरिया हो जाएगा, एक ये एरिया हो जाएगा, एक एरिया, एक ये एरिया हो जाएगा, 2 एरिया, एक यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा 3, और एक यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा 4। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेटरल है। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो कितना ए स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। इसीलिए लेटरल कितना हो गया, तो 4a स्क्वायर हो गया। इस 4a स्क्वायर में मेरे भाई एक ऊपर का स्क्वायर और एक नीचे का स्क्वायर जोड़ दो, तो यहाँ पर ये बन जाता है 6 स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जब हम लेटरल निकाल लेते हैं, जब हम टोटल निकाल लेते हैं, तो एक पॉइंट और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमारे सामने कितना है, तो a है, चौड़ाई कितना है, तो a है, ऊंचाई कितना है, तो a है। तीनों को गुना करने के बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डायगोनल। हालांकि देखो डायगोनल 2 प्रकार के होते हैं क्यूब में। पहला वाला डायगोनल ऐसा होता है जो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जाता है, और यहाँ पर बीच में 90 का कोण है। तो अगर ये a है और ये a है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 है। तो इसको भी एक डायगोनल मेरे भाई कहा जाता है। लेकिन असल में ये कमरे का जो सबसे लंबा डायगोनल है ये वो नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा, एक कमरे में जो सबसे लंबा डायगोनल होता है वो बताओ। तो ये नहीं कि ज़मीन के एक कोना से दूसरा कोना, बिल्कुल नहीं। ज़मीन के एक कोना से आसमान का दूसरा कोना, उसको हम यहाँ पर सबसे लंबा रॉड कहते हैं, सबसे लंबा डायगोनल कहते हैं। ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के मेरे भाई गए हो और तुम यहाँ तक गए हो, तो ये जो डायगोनल होती है दोस्त यहाँ पर, ये सबसे लंबे डायगोनल कहलाती है। ये जो डायगोनल होती है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है, सबसे लंबी डायगोनल कहलाती है। ठीक है। और ये जो डायगोनल होती है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सबसे लंबी डायगोनल होगा। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो ये कैलकुलेट कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये a है मेरे भाई,
तो रूट अंडर 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3a हो जाएगा, और इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट। इसका स्क्वायर करोगे 2a आएगा, इसका a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का रूट करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये इस कमरे का सबसे ऊंचा क्या होगा, डायगोनल कहलाएगा। 3 बातें, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल, ये 4 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी के ऊपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं और इसी के ऊपर में सवाल जो है वो दिए गए हैं। आइए सवाल लगा करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास में सारे फिगर्स भी हैं। अगली क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक एक फोटो के माध्यम से हम समझाएंगे कि देखिए ये घन है, ये घनाभ है, ये बेलन है, ये गोला है, ये यहाँ पर शंकु है, ये इस तरीके से है। कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यकीन मानिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जिसका साइड हमारा 8 है। तो मेरे भाई पूरी दुनिया को पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए का क्यूब होता है। यहाँ पर ए का क्यूब का मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 512 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला कि मेरे भाई यहाँ पर एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर हमारा इतना है। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो 6a स्क्वायर होता है मेरे भाई यहाँ पर, और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 4050 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 4050 है। तो 6a स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 4a स्क्वायर को आप यहाँ पर घटा दोगे तो आपको मिलेगा 4050। कितना मिलेगा, 4050। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 4050 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4050 हो जाएगी। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो ज्ञात करिए। तो अगर हम देखेंगे 2 से काट के मेरे भाई यहाँ पर 2 से काटेंगे 0 बार में, 0 बार में, और यहाँ 25 बार में। ए स्क्वायर का मान इतना है तो ए का मान कितना होगा। ये किसका स्क्वायर आपको मेरे भाई दिखता है, आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये 45 का स्क्वायर है। तो बस बात खत्म। इसका रूट किए तो इतना आ गया, इसका रूट किए तो मेरे भाई इतना आ गया, बात ही खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक यहाँ भुजा का मान कितना है, 45 इक्याई है। हर एक भुजा का मान कितना है, 45 इक्याई है। बहुत तरीके से मेरे भाई आप लोग सारी बातों को समझेंगे और हर एक बात को स्पष्ट रूप से जानेंगे। ये PYQ सीरीज़ अब हमारा मेरे भाई रेगुलर होगा और इसके अंदर में जितने भी बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई सेशन आधे घंटे का होगा, कोई 40 मिनट, कोई 1 घंटा, अपने हिसाब से जैसे जैसे मेरे पास में वक्त रहा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, आइए बढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक बंद घन के अंतरिक्ष विकर्ण की लंबाई का वर्ग हमारा इतना है, घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्पेस डायगोनल, आप यहाँ बताइए क्या किया गया है, तो स्क्वायर किया गया है। किसका किया गया है मेरे भाई, यहाँ पर डायगोनल का किया गया है। ठीक है, और उसका स्क्वायर करने पे कितना आया है, तो इतना आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी हमने बच्चों को पढ़ाया और क्या पढ़ा है, जो डायगोनल होता है, डायगोनल कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, अब ये √3 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर जो होगा ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो यहाँ पर ये 2175 के बराबर में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, √3 का स्क्वायर इतना और ये a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2175 के। अगर ये बराबर हो जाएगा 3 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में और इतनी बार में। कोई संख्या का स्क्वायर हमारा 725 के करीब में है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6 × a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू, और a स्क्वायर का मान कितना है, 725 है। ठीक है, तो 6 × 30, 6 दूनी 12 और 3 15, और यहाँ पर मेरे भाई 7 × 42 और 43, 4350। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 नंबर सवाल को जब आप देखेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे कि कहा गया यदि एक घन के एक फलक का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, एक तरफ का मेरे भाई परिमाप हमारा कितना है, तो इतना है। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए यहाँ पर क्यूब इज मेरे भाई इतना, देन व्हाट इज द वॉल्यूम। बहुत आसान है मेरे भाई यहाँ पर कि एक फेस का जो पेरीमीटर है वो हमारा कितना है, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहा, देखो असल में क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरी तरीके से आपका एक घन होता है।
ठीक है। अब आप समझिए, ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या, बड़ा नया क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये पूरी तरीके से एक घन हो गया आपके सामने, ठीक। और ये घन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए, तो घन में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एक फेस है कोई भी, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, एक मेरे भाई यहाँ पर फलक का परिमाप, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एक फेस हो गया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है मेरे भाई यहाँ पर, ये परिमाप हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये ए हो गया। कितना ए हो गया, 4a हो गया। तो सर यहाँ पर ये जो 4a का मेरे भाई मान है, ये 4a का मान हमारे सामने 48 है, और 4a का मान अगर 48 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 12। और अगर a का मान 12 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा a का क्यूब करना है। a का क्यूब करने का मतलब 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1728 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये इस सवाल का मेरे भाई उत्तर था यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए 5 नंबर सवाल पे चलते हैं, और 5 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब हम आपको मेरे भाई यहाँ पर समझाते हैं और सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या दो घन हो गए, दो कुछ भी हो गया, हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसे मान करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग अलग तरह के घन हो गए। यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई तरीके से यहाँ पर एक घन हो गया, ये एक घन हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक दूसरा मेरे भाई घन हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाता है कि इनका साइड का रेशियो क्या है, साइड का मेरे भाई बाद में एरिया का रेशियो यहाँ पर क्या है, और एरिया के बाद में वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनके भुजा का अनुपात इसका 2 है, और यहाँ पर इसकी भुजा कितनी है, 3 है, ये क्या है, तो साइड का रेशियो। अगर हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 9। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो बहुत तरीके से हमने इस बात को समझा यहाँ पर। और क्या समझा कि सर भुजाओं का अनुपात 2-3 का होता है, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर करने पे, आयतन का अनुपात क्यूब करने पे। और ये रहे मेरे भाई आपके सारे फिगर जो हैं, ये भी हमारे पास में है। मैंने कहा ना कि एक एक करके हम बहुत बढ़िया तरीके से बता देंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यूब के बारे में। ये भी देखो स्क्वायर फेस है, ये भी स्क्वायर फेस है, ये भी स्क्वायर फेस है, तो ये इसको हम घन कहते हैं। ये इसका साइड वाला एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इस साइड के एरिया में ऊपर और नीचे को जोड़ दो तो मेरे भाई टोटल बन जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम सारी बातों को समझेंगे। हमारे पास में सारे फिगर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सब पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई, अच्छा एक देखो, साइड से अगर वॉल्यूम जाना है तो क्यूब करना होगा, और क्यूब से अगर साइड जाना है तो रूट करना होगा। क्यूब से साइड जाना है तो क्या करना होगा, रूट करना होगा। ये मेरे भाई साइड जो होता है ये 1 डायमेंशनल होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ इसका क्यूब करते हैं तो ये आता है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो कि हाल फिलहाल 2025 के मार्च में पूछा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, दो घनों के आयतन का अनुपात। अगर हम इनका वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 27 अनुपात मेरे भाई 64 है। तो अगर ये वॉल्यूम है तो साइड हमारा कितना होगा, इसका रूट करो, इसका रूट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट करो तो 4 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट करो इतना, इसका क्यूब रूट करो इतना। तो मेरे भाई आप 3D से 1D पर आ गए, आप यहाँ पर आयतन से भुजा के ऊपर में आ गए। अब भुजा का अनुपात अगर 3 और 4 का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, एरिया का अनुपात कितना होगा। अच्छा इसमें कोई टेंशन मत लेना कि सर टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। नोट बना करके कॉपी में ये भी लिख सकते हो कि जो रेशियो टोटल सरफेस एरिया का होता है वही रेशियो लेटरल सरफेस एरिया का भी होता है। जो रेशियो टोटल सरफेस एरिया का होता है वही रेशियो लेटरल सरफेस एरिया का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये हमारे सामने भुजा का अनुपात है, चाहे बात आप लेटरल सरफेस एरिया की कर लीजिए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, या बात कर लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। भुजा से क्षेत्रफल में आने के लिए स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 9 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर ए जो है
करेक्ट आंसर है। 9:16 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस बातों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे भाई क्यूब है, जो घन है, ये उसके आधार पे कुछ सवाल थे। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ घनाभ के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं, और फिर बाद में इनके मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे जो कि थोड़े बढ़िया लेवल वाले होंगे। ठीक है, तो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो क्या पढ़ा रहे थे, वो हम आपको घन के बारे में पढ़ा रहे थे। आप देख सकते हैं इसकी जो भुजा है वो स्क्वायर के आधार पर है। ठीक है, अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो घनाभ के बारे में पढ़ाएंगे। घनाभ मेरे भाई क्या होता है, ये रेक्टेंगल यानी आयत से मिलकर के बना है। आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 4 आयतों को मिलकर के चिपका दीजिए, एक इधर, एक मेरे पीछे, एक ऊपर में और एक नीचे में। जब ऐसे 4 आयत मिलकर के चिपक जाते हैं ना, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, यहाँ पर क्यूबॉइड यानी घना बन जाता है। इसका ये वाला फेस थोड़ा सा स्क्वायर की तरह दिखेगा, ये वाला फेस स्क्वायर की तरह दिखेगा, और बाकी सारे के सारे ऐसे रेक्टेंगल की तरह। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधा खड़ा कर देंगे तो अब ये मेरे भाई यहाँ पर एक घनाभ हो जाएगा। ला करके वो पिलर जो है वो गाड़ दो, तो यहाँ पर ये घनाभ होगा। अब जब ये घनाभ होगा तो यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, तो आपको पता है सर, ये वाला भाग लंबाई क्योंकि आयत से बना है, और ये वाला चौड़ाई, और ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, एक हमारे पास में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक हमने पढ़ा था आयतन, वैसे ही हमें इसके अंदर में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें हमें समझनी है। सबसे पहले इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसे हम लोग कहते हैं LSA या CSA, और ये बराबर होता है जिसे हम एरिया फॉर वॉल भी कहते हैं। आसान भाषा में समझे, जिस कमरे में तुम बैठे हो वो एक घनाभ है। ठीक है, और कभी भविष्य में ये बोल दिया जाए कि इस कमरों के चारों दीवालों का क्षेत्रफल कितना होगा, इस कमरे के चारों दीवालों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये LSA को ही 4 दीवार कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 इंटू L प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। 2 इंटू L प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, H। फिर उसके बाद में आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कमरों के 4 दीवालों का क्षेत्रफल प्लस टॉप और प्लस मेरे भाई बॉटम। तो 4 दीवालों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H हो जाएगा, प्लस टॉप का एरिया LB और बॉटम का एरिया LB, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2LB। कितना हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया को, जब आप इसको पूरा खोल करके सही से अरेंज करेंगे तो आप यहाँ पर ये भी कह पाएंगे 2LB BH और मेरे भाई यहाँ पर LH, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया इतना होता है, टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, हम इसे क्या कहते हैं, तो वॉल्यूम कहते हैं। इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल हमारा क्या है और कैसे है ज़रा समझो। तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो बस यहाँ पर ये जान लो, सबसे लंबा जो डायगोनल है उसको निकालने के लिए L का स्क्वायर करो, B का स्क्वायर करो, H का स्क्वायर करो, और तीनों को जोड़ करके क्या कर दो, रूट लगा दो। ठीक है, इसीलिए नोट में लिखा भी है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। एक कमरे के अंदर में सबसे बड़ा रॉड जो रखा जा सके, उसकी लंबाई कितनी है, तो हमारी इतनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो कर्व एरिया हो गया, लेटरल एरिया हो गया, ये हमारा टोटल हो गया, ये हमारा आयतन हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब इसी के आधार पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें लगाने हैं, जो हमें समझने हैं, और एक बार बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो हम लोग इसके ऊपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आ जाइए। कहा गया घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती हैं, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन अ क्यूबॉइड। तो चलिए मेरे भाई यहाँ देखते हैं कितनी सरल रेखाएं होती हैं। यहाँ पर ये जब आप बनाते हो, आसान भाषा में इन्होंने पता है क्या पूछा है कि कितने मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब एजेस कितने हो गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर के देखो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस फेस पे कितना हो गया, 4। अगर 4 इधर हो गया तो इधर कितना हो जाएगा, 4। 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब ये देखो 9। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखो 10, फिर यहाँ पर ये देखो 11, और ये देखो 12। आसान भाषा में 4 इधर 4 इधर 8 हो गए, और 1 2 3 4, ठीक है, ये 12 हो गए। ठीक है, आप इसको फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हो। अगर मैं इस फोटो में यहाँ पर ये वाली लाइन ऐसे तरीके से खींच करके पूरा दिखा दूँ। अब आप यहाँ पर कहोगे सर 12 कैसे हैं दिखाओ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन 2, ये एक स्ट्रेट लाइन 3,
और ये एक स्ट्रेट लाइन 4। ऊपर वाले खोपड़ी में कितना है तो 4 है। अब नीचे वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 के बाद यहाँ पर ये कितना हो गया, 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो कुल मिलाकर के कितनी सीधी रेखाएं हैं तो 12 है। कितनी सीधी रेखाएं हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 12 है। ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए, चलिए 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। और 7 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा जानिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई इतनी मीटर है, चौड़ाई इतनी मीटर है और ऊंचाई इतनी मीटर है। टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो हमने यहाँ पर यह कहा है कि सर समझो, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस हमारा हो जाएगा BH और प्लस हमारा हो जाएगा LH। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, LB कहेंगे। LB का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 4.2 को 30 के साथ, यहाँ पर इसको 30 के साथ करेंगे, दशमलव से 0 खत्म, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12, यहाँ पर ये हो जाएगा LB। BH का अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए सारा मेरे भाई खतरनाक मामला चल रहा है। थोड़ा सा रोकिए अपने आप को। खतरनाक मामला कैसे चल रहा है, एक मेरे भाई यहाँ पर मीटर में है, आप पढ़ो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये भाई साहब मीटर में है, ये आपके डेसीमीटर में है और ये आपके सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और इन्होंने पूछा कितना है, तो इन्होंने डेसीमीटर में पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर डेसीमीटर में पूछा है तो हमें सभी को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और तब जा कर के हमें अपना उत्तर देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर के कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो फिलहाल के लिए लंबाई हमारे पास में 4.2 मेरे भाई मीटर में है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑलरेडी 30 डेसीमीटर में है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे सामने सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो पहले आता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसीमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये 30 डेसीमीटर है तो इसको 30 डेसीमीटर में रहने दो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई छोटी चीज़ है, सेंटीमीटर से मिली, सेंटी, डेसीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, तो छोटी चीज़ से बड़े में जाने के लिए भाग करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा है, बड़ा बनाना है, इसको भाग करो। किससे भाग करो, 10 से भाग करो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है पता है, ये तुम्हारा मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, मिली, सेंटी, डेसी और ये मेरे भाई मीटर होता है। आप समझना मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर छोटी चीज़ से बड़े में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो जब आप आगे बढ़ते हो तो भाग करते हो। ठीक है, तो आप मेरे भाई सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाओगे तो इसमें 10 से भाग करोगे, 10 से भाग करोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो आपको सेंटी से डेसी में जाना है तो आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको मीटर से आना है, रिवर्स गियर में आना है, तो रिवर्स में आना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। रिवर्स में आना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटर है, आपको रिवर्स में आना पड़ेगा, छोटा बनना है, मल्टीप्लाई करो 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा इतने के करीब में। तो ये समझने की आवश्यकता है कि छोटे को बड़ा बनाना है भाग करो, बड़े को छोटा बनाना है मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LB। LB का मतलब 42 इंटू 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1260 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में BH मेरे भाई, B और H यहाँ पर 540 हो जाएगा भाई यहाँ पर। और LH की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 दूना 36 और यहाँ पर 3, 18 चौके 72, 3 हमारे सामने 75। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे 12 और 5 17, 18, 18 7 25, 2556, 2500 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 2 छक 12, 5 10 1 11। ठीक है, 5 10 1 11 और यहाँ पर इतना 5 1 1 2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो ये हमारा क्या था, आयतन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है तो कमरे के 4 दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरों के 4 दीवालों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 2 इंटू L प्लस B इंटू कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। ये 4 दीवालों का क्षेत्रफल है। तो 4 दीवालों का क्षेत्रफल है तो लंबाई हमारे सामने कितना है तो 30 है, चौड़ाई हमारे सामने कितना है तो 20 है और ऊंचाई हमारे सामने कितना है तो 40 है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 इंटू हमारे सामने 50 होगा और इंटू हमारे सामने 40 होगा। अगर देखें 50 का डबल 100, 100 को 4 से गुना करेंगे तो मेरे भाई इतना 4000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए अगला सवाल पढ़ा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक घनाकार कमरे की आंतरिक माप 12 है, 8 है और 4 है। कमरे के छत के साथ साथ चारों दीवारों की सफेदी करने की कुल लागत ज्ञात करिए यदि सफेदी की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी बात खर्चे की आती है तो खर्चा निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया को रेट से गुना करते हैं। आप किसी भी चीज़ में खर्चा आपका कितना लगेगा तो वो खर्च को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप वहाँ के एरिया को मेरे भाई अपने रेट से गुना कर देंगे कि ये एरिया और ये आपका क्या है, रेट है, अब गुना करो। ठीक है, तो इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबिकल रूम आर इतना, इतना और इतना, ये उस कमरे की क्या है, तो डायमेंशंस है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। एंड इट्स हाइट, यहाँ पर ये क्या है, तो ये मेरे भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग एज वेल, यहाँ पर एज वेल एज द 4 वॉल ऑफ द रूम, यानी 4 दीवारें भी करनी है, सीलिंग भी करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एरिया की बात आती है, एरिया पता है क्या है, 4 दीवारों का एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू मेरे भाई यहाँ पर एच, ये 4 दीवारों का एरिया हो जाएगा, और सीलिंग का एरिया हो जाएगा एल बी, ये पूरा पूरा हो जाएगा एरिया यहाँ पे, ये पूरा पूरा एरिया। और एरिया को किससे गुना करना है, रेट से, और रेट हमारा क्या है, तो 5 पर स्क्वायर मीटर है मेरे भाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी 12 8 कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है, इंटू हमारे सामने हाइट कितना है, तो 4 है, और प्लस एल बी है, तो 12 8 कितना है, तो 96 है, इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 160, 160 में अगर जोड़ेंगे 16 9 25, 256, 256 को मेरे भाई 5 से गुना करो, 5 6 30, 25 3 28, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 1280 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, तो 5 6 30, 50 25 3 28, ठीक है, और 2, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर याद किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर यह है कि एक कार्यालय के मंजिल के आयाम 5 और 3 के हैं, दीवारों को पेंट करने की लागत इतनी है, दर हमारी इतने की है, तो ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, उसी से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्लोर ऑफ एन ऑफिस एज अ डायमेंशन ऑफ 5 एंड 3, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज इतना, रेट हमारा इतना है, क्या होगा। आपने यहाँ पर जब पेंट किया तो आपका खर्चा कैसे निकलेगा, तो खर्चा हमेशा निकलता है मेरे भाई एरिया को किससे गुना करने से, तो एरिया को रेट से गुना करने पे। आपका मेरे भाई खर्चा कितना निकल करके आया है, 8640 का। क्षेत्रफल आपके पास में कितना है, तो आपने पेंट किसको किया है, वॉल को, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू मेरे भाई यहाँ पर एच होगा। और रेट की रही बात, यहाँ रेट हमारा कितना है, तो रेट मेरे भाई यहाँ पर 60 रुपये का रेट चल रहा है। हम बहुत बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे और सारी बातों को हम समझेंगे। 0 से आपका 0 खत्म, 6 से आपका मेरे भाई यहाँ पर एक बार में, 26 है तो 6 बार, 26 है तो मेरे भाई कितनी बार में, 6 चौके 24 और 6 चौके 24। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5 और 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये 5 और 3 है यानी कितना है, 8 है, और ऊंचाई के बारे में किसी को नहीं पता। 8 इंटू 2 16, 16 से मेरे भाई 9 बार में जाएगा, हाइट बराबर 9, तो हाइट बराबर 9 आ गया और हाइट बराबर 9 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, फिर से मेरे भाई देवसेना है, करेक्ट आंसर है। इस PYQ सीरीज़ की सबसे बड़ी फ़ायदे आपको ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सारा का सारा लेटेस्ट मिलेगा 2024-25 का, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, कहा गया यहाँ पर कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और इफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इतना और इतना और वॉल्यूम इतना है, तो चौड़ाई कितना होगा। एकदम सरल सवाल है। लंबाई आपके सामने 18 है, चौड़ाई आपके सामने 12 है, ऊंचाई का आपको अता पता नहीं है, तीनों को गुना करते हैं तो जाकर के आपका वॉल्यूम निकल करके चला आता है। आप सीधा सीधा मेरे भाई भाग करो, 18 से आप काटोगे तो 18 से एक बार में, उसके बाद में यहाँ 12 122 हो जाएगा। ठीक है, 18 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बार में हमारा 108 हो जाएगा, और 108 हो जाएगा तो 16 164 हो जाएगा, 8 अढ़ाई 64 के 4 8 8 से 14, मेरे भाई एक बार यहाँ पे रुको पहले। ठीक है, 18 से अगर काटेंगे तो एक बार में 18 हो गया मेरे भाई 122,
मेरे भाई यहाँ पर 8 7 56, 6 5 7 एकम 7 5 12 126 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने कुल मिलाकर के मेरे भाई 14 आ जाएगा, 144। तो 18 से मेरे भाई 6 बार में आप कर लीजिए और 18 से आप 8 बार में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बार काट लीजिएगा। 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 से हमारा एक बार में और 12 से 4 बार में। हाइट की वैल्यू 14 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या है? देवसेना मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले 12 से काट के फिर 18 से काट लो, मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने आपको मेरे भाई कराया बहुत बढ़िया से। और क्या कराया पता है ना मेरे भाई? यहाँ पर पहले घन के क्वेश्चन, फिर घनाभ के क्वेश्चन। पहले हमने घन के कंसेप्ट को सीखा, फिर उसके सवाल, फिर हमने घनाभ को पढ़ा, फिर हमने उसके सवाल। और ऐसे ही छोटे छोटे मिनी सेशंस के माध्यम से अब हम आपका बढ़िया तरीके से पूरा करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, सब बहुत बढ़िया तरीके से होगा और इसी चैनल से होगा, ये मेरा है। ठीक है, आ जाइए। और बाकी जो हमने पढ़ाया है उसका मेरे भाई अब आपको नोट्स वो मेन टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। अब आपको उसका नोट जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम बना दिया है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स के नाम से। तो यहाँ पर मेरे भाई अब आपका जो नोट्स है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।